अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो इंपोर्ट हो रही हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसका तरीक़ेकार क्या है और इस बजट यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद इस पे कितनी ड्यूटी और टैक्सेस आते हैं, यानी कि उसका मैं अलग अलग आपको डिटेल पूरी बताऊंगा कि कस्टम्स ड्यूटी उस पे कितनी आती है, सेल्स टैक्स कितना आता है, एडिशनल सेल्स टैक्स कितना आता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कितनी है, इनकम टैक्स कितना है और दूसरा अगर कोई टैक्स है तो वो कितना है और टोटल कितना एक गाड़ी पे आपको पे करना होगा और उसका तरीक़ेकार क्या है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी नए बजट आने के बाद। क्योंकि इस बजट में यानी कि जो अभी बजट आया है जून में, इससे पहले इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी और टैक्सेस का स्ट्रक्चर जो है कुछ और था। इस नए बजट में आने के बाद इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो मैं पूरी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। जी, तो इसमें नाज़रीन 3 तरीक़ेकार है। 3 तरीक़ेकार के तहत जो है कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 3 तरीक़ों से पाकिस्तान में गाड़ी भेज सकते हैं। इन 3 तरीक़ों को बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कारें जो हैं वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप भेज रहे हैं किसी भी बाहर के कंट्री से, जापान से या दुबई से या कहीं से भी गाड़ी, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या अमेरिका, यूरोप या कहीं से भी, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। कारें SUVs जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिक हैं, आप उसको भेजना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब 5 साल और 3 साल को डिटरमिन आपने किस तरह करना है कि जनाब ये पाकिस्तान कस्टम्स के कवानीन के तहत जो है ये किस तरह आप इसको डिटरमिन करेंगे, वो मैं तरीक़ेकार बताता हूँ। वो तरीक़ेकार ये है कि आपने जैसे फ़र्ज़ किया कि 2023 की गाड़ी आपने मैन्युफैक्चर्ड जो हुई है वो अक्टूबर के महीने में हुई है, फ़र्ज़ किया अक्टूबर 2024 उसकी एक्चुअल जो है वो जो उसके सीट बेल्ट्स हैं उसके ऊपर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो लिखी हुई है अक्टूबर 2024, या उसको चेसिस को या उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको अगर हम कंप्यूटर में डालें तो उससे भी पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि पाकिस्तान कस्टम्स के कवानीन के तहत आपने फ़र्ज़ किया अक्टूबर 2023 की आपकी गाड़ी है या 22 की गाड़ी है, तो उसको जब असेसमेंट करेंगे तो उसको हम लेंगे, पाकिस्तान कस्टम जो लेता है वो लेता है 1 जनवरी 2023 से। गाड़ी आपकी एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड हुई है वो अक्टूबर 2023 में, लेकिन पाकिस्तान कस्टम जो है वो अपने असेसमेंट पर्पस के लिए उसकी डेट लेगा 1 जनवरी 2023 या 22 उस साल के, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह वो SUV में भी करता है। अब इसमें 3 तरीक़ों से वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो वो भेज सकते हैं। नंबर 1 तो वही मैंने जैसे अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ओल्ड एंड यूज गाड़ियों का जो मेरा प्रोग्राम है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल वैसे मैंने उसकी दी हुई है, लेकिन चले मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। उसका तरीक़ेकार ये है जनाब कि एक तो पहला वही है पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत, दूसरा है जनाब ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के तहत TR के तहत, तीसरा है गिफ्ट स्कीम के तहत। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि इन तीनों स्कीमों में जो भेजने वाला शख्स है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनका बाहर जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे भी उनका बैंक अकाउंट हो, और जब वो यहाँ भेजे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में भी उनका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके किसी ब्लड रिलेशन का भाई, सिस्टर या किसी का भी वो बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि ड्यूटी और टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी और टैक्सेस जो उस गाड़ी पे जो उन्होंने भेजी है या भेज रहे हैं उस पर जो देने होंगे तो वो भेजने वाला शख्स ही जो है उसका ही फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिमिटेंस आना चाहिए यहाँ पे बैंक में, पाकिस्तानी बैंक में, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताता हूँ कि जनाब ये जो है पहली जो पर्सनल बैगेज स्कीम है इसके तहत क्या है, क्या तरीक़ेकार है। इसके तहत ये है कि जनाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका स्टे जो है
बाहर के ममालिक में 180 दिन जो है वो मिनिमम या इससे ज़्यादा बाहर का होना चाहिए, वो इसको जो है वो बैगेज स्कीम के तहत गाड़ी जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, TR, यानी कि कोई शख्स है वो बाहर रह रहा था और वो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो 700 दिन बाहर किसी मुल्क में रहा हुआ हो जहाँ का वो रहने वाला हो। ठीक है जी, गुज़श्ता 3 साल में वो 700 दिन वहाँ पे रहा हुआ हो और फिर वो गाड़ी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस जब वो वहाँ से पाकिस्तान परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने साथ गाड़ी को भेज सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे जनाब जो है वो है गिफ्ट स्कीम का भी वही तरीक़ेकार है कि 700 दिन उनको जो है बाहर रहना उनका ज़रूरी है गुज़श्ता 3 साल में। अच्छा जी, वो जो गिफ्ट स्कीम भेज सकते हैं वो गिफ्ट स्कीम अपने रियल पेरेंट्स को भेज सकते हैं, अपने रियल ब्लड रिलेशन यानी कि उनका भाई बहन या उनकी औलाद जो है बेटा बेटी, लेकिन वो बेटा बेटी के लिए भी ज़रूरी है कि वो 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि 18 साल से ज़्यादा उम्र उनकी होनी चाहिए, और अपनी वाइफ को भी भेज सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है गिफ्ट स्कीम के लिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब जब वहाँ से आप गाड़ी भेजेंगे तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उस गाड़ी का। बिल ऑफ लीडिंग ज़ाहिर है वो आप शिपिंग कंपनी के हवाले अपनी गाड़ी जब वो करेंगे तो वो भी आपको वो बिल ऑफ लीडिंग भी आपको देंगे, तो वो भी आप उसका देंगे। फिर ये है कि आप जनाब उसमें अपनी अटेस्टेड पासपोर्ट या नाइकॉप जो कंसर्न आपकी वहाँ की नियरेस्ट जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ से आपने उसको अटेस्ट करवा के वो भी आपने भेजना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है बैंक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अपने कंट्री से, एक्सपोर्टिंग कंट्री से या जहां आप रहते हैं वहां से आपने बैंक अकाउंट तो आपका खुला हुआ है, वहां से आपके जो डॉलर्स में है या फॉरेन करेंसी में है या दिरहम में आप हैं तो दिरहम में, यूके में है तो पाउंड्स में, या जहाँ पे भी है वहाँ की जो करेंसी है वहाँ का जो आपका बैंक है वहाँ से आप अपना ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में आपका अपना बैंक है या आपका कोई भाई है या ब्लड रिलेशन है जिसके नाम पे आप वो पाकिस्तानी कस्टम्स ड्यूटी और जो टोटल टैक्सेस बनते हैं उसकी अमाउंट वहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा जी, फिर उसके बाद है कि आप परचेज सर्टिफिकेट, यानी कि जब आपने गाड़ी खरीदी है तो उसका परचेज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना मस्ट है, और साथ फिर उसकी बैंक देता है वो PRC सर्टिफिकेट, वो भी आप उससे बैंक से लेंगे जब वो उसका वो पे ऑर्डर वगैरह बनवाएंगे। तो पे ऑर्डर तो पाकिस्तानी अमाउंट में ही बनेगा, जाहिर है। जैसे फ़र्ज़ किया कि आपने 10 लाख डॉलर भेजे और 10 लाख की फ़र्ज़ किया कि जी तकरीबन कोई 25 लाख या जितनी भी अमाउंट बहरहाल वो बनती है उसकी, तो वो आपका बैंक जो है वो आपको उसका सर्टिफिकेट भी बना के देगा और उसका उस अमाउंट का पाकिस्तानी कन्वर्जन करके और पाकिस्तानी रुपीज़ में उसका कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस का जो है कलेक्टर ऑफ कस्टम के नाम पे जहाँ से आप गाड़ी क्लियर करवा रहे हैं वो पे ऑर्डर आपको बना के देगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब फिर प्रोसीजर ये है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ये तैयार हो गए, अब आपने अगर तो देना है बैगेज में, बैगेज स्कीम के तहत, पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत और गिफ्ट स्कीम के तहत, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये हैं। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है, यानी कि आप वहाँ से परमानेंट ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर आप भी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी आपका चाहिए होगा और साथ साथ आपका ओरिजिनल या फिर नाइकॉप जो है वो आपका चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक कार। अच्छा जी, अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, अब आपने जहां से गाड़ी आप क्लियर करवा रहे हैं, फर्ज किया कराची पोर्ट से गाड़ी क्लियर करवा रहे हैं, तो कराची पोर्ट में आप वहां पे कस्टम हाउस में आ जाएं या किसी को अपने अजीज़ व कारब को जो जिसको आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, अगर आप नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनको आप कहें कि जी वो कराची कस्टम हाउस में या लाहौर ड्राई पोर्ट पे या लाहौर कस्टम हाउस में या बड़े स्टेशन जितने भी पाकिस्तान के जहाँ ड्राई पोर्ट्स बनी हुई हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह क्लियर होती हैं, तो वहाँ पे आप कंसर्न कस्टम स्टेशन पे जाएं। वहाँ बड़े बड़े स्टेशन पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह में क्लियर एजेंट्स एसोसिएशंस के ऑफिसेज बने हुए हैं। तो वहाँ जब आप कंसर्न क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन के ऑफिस में जाएंगे, आप उनको जाके ये कहेंगे जनाब मुझे कोई अच्छा सा एक्सपर्ट जो है गाड़ियाँ जो डील करता है, गाड़ियों की जो इम्पोर्ट को क्लियरेंस करवाता है, क्लियरिंग एजेंट मुझे वो चाहिए।
तो आपको बिल्कुल सही मानों में जो क्लियरिंग एजेंट गाड़ियों का एक्सपर्ट है उसके हवाले आपको करेंगे। आप जब उस क्लियरिंग एजेंट को इंगेज करेंगे, वैसे तो आप सेल्फ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतने इश्यूज हैं कि आपको फिर आईडी लेनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें वो हैं, यूज़र आईडी वगैरह को कंप्यूटराइज सिस्टम में, कंप्यूटर के तहत ही आजकल जीडीज वगैरह फाइल होती है, पुराना मैनुअल सिस्टम तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए क्लियरिंग एजेंट आपको गाहे बगाए वो अच्छे अंदाज में गाइड भी करेगा और आपके लिए कोई वबाले जान नहीं बनेगा। अगर आप खुद जीडी फाइल करेंगे सेल्फ पे तो उसमें काफ़ी इश्यूज वो आ सकते हैं। मेरी जो पर्सनल वो ओपिनियन है तो यही है कि आप क्लियरिंग एजेंट को इंगेज करें। वहाँ जाके आप क्लियरिंग एजेंट को इंगेज करें, पूरे उनको आप डॉक्यूमेंट्स दें। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो आपकी जो है अपने क्लियरिंग एजेंट्स लाइसेंस के ऊपर वो अपनी आपके डॉक्यूमेंट साथ लगा के वो जीडी फाइल करेंगे। अब जीडी फाइल जब वो करेगा तो उसके अब मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि जी पर्सनल बैगेज स्कीम है, उसके तहत अगर आपने करने हैं तो वो तरीक़ेकार आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है, टीआर है, अगर उसके तहत जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। गिफ्ट स्कीम के तहत भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इस जो मौजूदा बजट आया है उससे पहले कुछ और सिलसिला था, ये भी मैं बता दूं। अब 1 जुलाई 2024 के बाद इन पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस की मद में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। वो मैं तब्दीलियाँ आपको बताता हूँ कि इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इनकी क्या कैटेगरीज हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनको किन किन हिस्सों में तकसीम किया गया, फिर उनकी ड्यूटी और टैक्सेस क्या हैं और कितने % और उसकी कितनी अमाउंट बनती है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो कौन से हैं जो कि ये तीनों कैटेगरी में पाकिस्तान में गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो नहीं भेज सकते। उसमें नंबर 1 पे तो वो हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, नॉन अर्निंग है, उनकी कोई इनकम नहीं है, उनको पाकिस्तान से ही उनके पेरेंट्स या अजीज़ो कारब जो पैसे भेजकर वो पढ़ रहे हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। वो किसी तरीके से भी इन तीनों कैटेगरीज में अपनी गाड़ी बाहर नहीं भेज सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो हैं जो कि यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं, मतलब नॉन अर्निंग है, वो नहीं, उनकी कोई इनकम, तो वो भी नहीं भेज सकते। तीसरे नंबर पे वो शख्स जिसने गिफ्ट स्कीम के तहत ऑलरेडी गाड़ी वो भेज चुका हो पाकिस्तान में, वो भी इन तीनों स्कीम में फॉल नहीं करते, वो गाड़ी नहीं भेज सकते। चौथे नंबर पे वो ऐसा शख्स जिसने गुज़श्ता 2 साल में गाड़ी जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी भेजी हुई हो किसी भी स्कीम के तहत, तो वो शख्स भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो अब ड्यूटी टैक्सेस का मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं इनको 2 कैटेगरीज में किया हुआ है। पहली कैटेगरी 49 बैटरी पैक KWH वाली है, यानी कि कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो पाकिस्तान में हो रही है उसका जो बैटरी पैक है उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 से नीचे यानी 49 KWH या इससे नीचे है तो वो एक अलग कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो 50 प्लस है, यानी कि उसका बैटरी पैक 50 KWH या उससे ऊपर है तो उसकी अलग है, उसका ड्यूटी टैक्सेस अलग है। अब पहली कैटेगरी पे चलते हैं, उसमें कितने ड्यूटी टैक्सेस है। पहले नंबर पे आते हैं जी 49 KWH बैटरी पैक वाली गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक की हैं वो अगर इंपोर्ट होंगी या उससे नीचे वाली होंगी तो उसकी ड्यूटी और टैक्सेस क्या होंगे। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी जो है वो दोनों पे वो 50% है, लेकिन अगर वो 49 या इससे नीचे होगी तो उसके ऊपर 25% लिया जाएगा, 50 की बजाय 25% उस पर लिया जाएगा। वो बनेगा 6,17,223 रुपए कस्टम ड्यूटी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स उस पर 12.5% होगा, वो बनेगा तकरीबन 3,85,765 रुपए। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एडिशनल सेल्स टैक्स 3% वैसे होता है, लेकिन चूंकि ये 49 से नीचे वाली या 49 है 50 से नीचे वाली है तो इसके ऊपर एडिशनल सेल्स टैक्स से एग्जम्पशन है, उसके ऊपर कोई एडिशनल सेल्स टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स वैसे 12% है, 12% इम्पोर्ट स्टेज पे उस गाड़ी पे लिए जाएगा 12%, लेकिन अगर फाइलर है तो वो 6% होगा। तो अमूमन फाइलर ही लोग होते हैं तो 6% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 2,08,313 रुपए उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है
वो इसके ऊपर 0% है, वो कोई नहीं है। चूँकि ये गाड़ी जो है वो एक तो इसकी असेसेबल वैल्यू जो है वो 50,000 से नीचे है, और दूसरा ये वो कैटेगरी मैंने जो बताई आपको उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 0% है, कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं है। CVT 1% वैसे चार्ज करते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में CVT भी नहीं है। ये तो हुई एक कैटेगरी। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरी कैटेगरी। अच्छा जी, दूसरी कैटेगरी वो है बैटरी पैक जिसकी कैपेसिटी है 50 kWh या उससे ज़्यादा, तो उसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी जो है वो वही है 25%। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 617 यानी 6,70,230 रुपये कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर बनेगी। एडिशनल सेल्स टैक्स जो है उसके ऊपर 12.5% है, वो 5,55,501 रुपये बनेगा। एडिशनल सेल्स टैक्स जो है वो उसके ऊपर 3% है 50 और प्लस वाली पे 92,584 वो बना। इनकम टैक्स 12% है, अगर वो फाइलर है 6% है। 6% के हिसाब से हम ले लेते हैं तो 2,24,052 रुपये उसके ऊपर वो बना। अच्छा जी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इस पर भी 0% है। फिर CVT इसके ऊपर 1% है, क्योंकि इसका बैटरी पैक जो है वो 50 से अबव है 50 kWh से, तो इस वजह से 1% इसके ऊपर CVT भी लगेगा। वो 39,583 रुपीज़ आपको ये पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया, वो मैंने आपको बता दी दोनों कैटेगरी। इसके अलावा एक ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं जिनकी असेसेबल वैल्यू जो है वो $50,000 से ज़्यादा है। बड़ी गाड़ियां जो हैं जैसे आ रही हैं, इसमें कार, ये तो मैंने कारों की आपको बता दी। बड़ी गाड़ियां या वो कारें जिनकी बैटरी पैक की कैपेसिटी 50 से ज़्यादा है, और प्लस उनकी असेसेबल वैल्यू जो कस्टम ने असेस करनी है, या उनकी इनवॉइस वैल्यू, या हमारे पास जो कस्टम का वो है क्राइटेरिया है, उसमें उनकी इंपोर्ट वैल्यू जो है वो $50,000 से अगर ज़्यादा बनती है तो उसके ऊपर क्या ड्यूटी और टैक्सेस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर जनाब उनको कोई रायत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कस्टम ड्यूटी स्टैंडर्ड रेट तो 50% है, तो ऊपर वाली दोनों कैटेगरीज में 50 की बजाय 25% था। तो इस कैटेगरी में पूरे का पूरा 50% कस्टम ड्यूटी उनको पे करनी पड़ेगी, जो बनती है 67,68,812 रुपीज़। ये सारा 5 रुपीज़ में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप सेल्स टैक्स जो है वो 12.5% है उसके ऊपर उस कैटेगरी पे, लेकिन इस कैटेगरी में सेल्स टैक्स पूरा लिया जाएगा। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से वो तकरीबन बनता है 38,38,25,733। नेक्स्ट एडिशनल सेल्स टैक्स 3% है, वो भी 3% पूरा लिया जाएगा, जो कि बनता है 6,37,622 5 रुपीज़ में। इनकम टैक्स 12% है, लेकिन 6% फाइलर है, तो हम यहाँ पे भी फाइलर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो बनता है 15,43,046 ये इनकम टैक्स की। एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 7% है, वो तकरीबन बनती है जो इसके ऊपर देनी है आपको 9,47,634। अब चलते हैं आगे बनता है 1% CVT। ये जो CVT की अमाउंट बनती है ये तकरीबन बनती है 2,72,605। ये जो मैंने अमाउंट नाज़रीन आपको बताई है ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन हो तो ये ऊपर नीचे भी कुछ हो सकती है। तो नए बजट आने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हो रही हैं 1 जुलाई 2024 के बाद ऑनवर्ड आज तक, उसके ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी और जो टैक्सेस बनते हैं वो मैंने हर गाड़ी की कैटेगरीज वाइज आपको अलग अलग बता दिए हैं। तो वो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, और इसमें अगर कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ मज़ीद आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट्स के उसमें मुझे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अकॉर्डिंगली हर कमेंट का डिटेल में जवाब देता हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।